उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बात होगी नैनीताल की, जहां जिला अस्पताल की जमीन के अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार से प्रशासन ने घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब 2014 के चिन्हीकरण के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस चिन्हीकरण के अनुसार करीब 40 बिल्डिंगों को हटाया जाना है, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। रविवार को प्राधिकरण, पालिका और पुलिस टीमों ने बारिश के बावजूद भी अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है और जिला अस्पताल की जमीन को खाली कर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। गाँव पर ध्यान न दें। वर्ष 2014 में, अगस्त 2014 में चिन्हीकरण हुआ था इस एरिया में कितने अतिक्रमण है, उसमें टोटल 40 स्ट्रक्चर आए हुए थे। उन 40 स्ट्रक्चर को हम हटाने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें 37 पूर्णतः हैं और 3 आंशिक रूप से हैं। हम उन घरों को हटाने की वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी घरों को कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी का सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला द्वाराहाट में सामने आया है, जब द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज की समस्याओं को लेकर निदेशक को फोन किया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, जिससे विधायक जी का पारा हाई हो गया और अपने समर्थकों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए। लेकिन अधिकारियों की मनमानी यही नहीं रुकी। विधायक मदन बिष्ट के पहुंचने के बाद पहले तो निदेशक ने दरवाजा ही नहीं खोला और फिर वापस जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। मामला शनिवार रात का है, जिसके बाद रविवार को इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक और विधायक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विधायक ने तो यहां तक कहा है कि विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठाया जाएगा, तो निदेशक ने कहा कि विधायक ने गाली गलौज की है। नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक भाई प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस्ट में किसी के घर पे जाता हूँ, वो मुझे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर कहे, तो ये तो बड़ा हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए, अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर बगल में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के नाम से अब नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का जाना जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने के फैसले की जानकारी ट्वीट की है। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि इस मांग को वो लंबे समय से उठा रहे थे कि बीते 28 अगस्त को डीएम के माध्यम से सीएम धामी को नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम उनकी दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का मांग पत्र भेजा था, जिस पर अब सीएम ने फैसला लिया है। तो नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर होगा और इस पर परिवार में खुशी है। परिवार के लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इसकी मांग उन्होंने बहुत पहले की थी, जिस पर अब फैसला आ गया है और पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान भी कर दिया है ट्वीट के जरिए। हमने जो एक गांव से एक मेजरनामा गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार को कि ये नर्सिंग कॉलेज है, इसके मेरे अंकिता नाम के नाम से किया जाए। और मैंने भी परसों अभी 28 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से कि सरकार जो है तुरंत 12 तारीख के अंदर सितंबर के अंदर नर्सिंग कॉलेज को मेरे लड़की के नाम से किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया है। सीएम ने कहा कि हम बेटी अंकिता और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अंकिता भंडारी की मौत को 1 साल हो रहा है, लेकिन इसमें कई राज अभी खुलने बाकी हैं।
तो देश भर में चर्चित रहे उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी 1 साल बाद भी अनसुलझी है। अंकिता की हत्या हुई थी या उसको मौत के लिए उकसाया गया था, यह बड़ा सवाल है और इसकी पड़ताल अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक उससे पर्दा नहीं उठ पाया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। एक साल पहले 18 सितंबर को बीजेपी नेता विनोद आर्य के रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। 1 साल बाद अभी तक उसके परिजनों को न्याय नहीं मिल सका। उसके पिता आज भी कोर्ट की ओर न्याय की टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अब जो जैसे गवाह के अभी मेन हमारे 2 गवाह हो रहे हैं अभी, तो जो उसमें एक मेन गवाह है वो खैर हमारे पक्ष का है, उसकी गवाही अभी हुई नहीं। उसको क्योंकि हमने रोक दिया था, क्योंकि वकील हमने चेंज किया था, तो हमने जाके उसको रोक रखा था। अब जब उसके बयान आएंगे उसके बाद ही अब उम्मीद तो हमें जिस हिसाब से गवाहों के बयान है उस हिसाब से हमें पूरा यकीन न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे चर्चित अंकिता मर्डर केस की पड़ताल स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। इस मामले में 3 आरोपी जेल में हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 354 में केस दर्ज है। इस बहुचर्चित केस से जुड़े 97 गवाह कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो चुके हैं और एसटीएफ 300 पन्नों की रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है। हालांकि अब ये पता लगाना बाकी है कि अंकिता की हत्या हुई थी या फिर हादसे का शिकार हुई थी। तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो फास्ट एक्साइज की सुनवाई कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो मुझे लग रहा है सरकार की भी इसमें कमजोरी रही है। भले चाहे उन्होंने अंकिता के माता पिता को और सरकारी वकील मुहैया कराया। अंकिता के मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। अंकिता के व्हाट्सएप चैट और कुछ दूसरे सबूत के आधार पर किसी वीआईपी के स्पेशल सर्विस देने के दबाव का भी जिक्र आया था। फिलहाल अंकिता के मां बाप के गहरे घाव पर मरहम लगाने के लिए सीएम धामी ने श्रीनगर के पास सरकारी नर्सिंग कॉलेज को अंकिता के नाम पर करने की घोषणा की है। न्यूज 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध स्केटिंग रिंक हॉल रविवार सुबह आग की भेंट चढ़ गया। हेरिटेज बिल्डिंग में शुमार रहा स्केटिंग रिंक हॉल पिछले कुछ समय से बंद था और फिलहाल इसको कैमल बैक होटल में बदल दिया जा रहा था। रविवार सुबह जब यहां पर आग लगी तब गनीमत ये रही कि बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। आग इतनी विकराल थी कि उसने अपनी चपेट में होटल के पास 2 गाड़ियों को भी ले लिया। बुझाने में फायर ब्रिगेड को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट लग रहा है। हालांकि डिटेल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने का दावा एक बार फिर हवाई साबित हुआ है। हवाई सेवा शुरू करने को लेकर जिस तरह तारीख पर तारीख मिल रही है, उससे अब सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। विपक्ष तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते 3 सालों में पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐलान हो चुके हैं। कभी सांसद अनिल बलूनी ने दावों की झड़ी लगाई तो कभी केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान का दिन तय किया। यही नहीं, प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी प्लेन उड़ाने का शुभ मुहूर्त जारी किया था। बावजूद इसके बॉर्डर की हवाई सेवा अभी भी पूरी तरह हवा में लटकी है। बीते 3 महीनों में 3 तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन 17 सितंबर की उड़ान शुरू करने का ऐलान जिस जोश खरोश से हुआ था उसकी सभी की उम्मीदें परवान चढ़ी थी। लेकिन इस बार भी पहले की तरह वादा खिलाफी हो गई। पता चला कि चुनाव संपन्न हो गया और उसके बाद जैसे फिर उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जैसे कि इसे पूरे बहुत दफे हवाई सेवा का हो चुका है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि पिथौरागढ़ वासियों के छल न किया जाए। हम अपने हाल में जीने की आदत हमें पड़ चुकी है। अगर हवाई यातायात चलाते हैं तो पूर्ण रूप से पूर्णकालिक हवाई यातायात चलाया जाए। तारीख पर तारीख मिलने से जहां विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, वहीं सरकार की भी बार बार किरकिरी हो रही है। असल में इस बार उम्मीदों की उड़ान इसलिए भी आसमान पर थी कि फ्लाई बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन महीने भर पहले देहरादून पहुंच चुका था। फिर भी प्लेन ने तय समय पर उड़ान क्यों नहीं भरी, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। ये बात अलग है कि बीजेपी हर हाल में पिथौरागढ़ से
हवाई सेवा शुरू करने का दावा पूरे दमखम से करती नजर आ रही है। नहीं, देखिए कुछ व्यवस्था संबंधी विषय होते हैं। आखिरकार कहीं भी जब हवाई सेवा प्रारंभ होती है उसके अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए विलम्ब होता है। ये निश्चित है कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा चलाई जाएगी। साल 2019 में पिथौरागढ़ से हिंडन और जौलीग्रांट के लिए हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन साल भर चलने के बाद इस पर अभी तक ब्रेक लगा हुआ है। जबकि बॉर्डर जिला होने के चलते यहाँ के लोगों को हवाई सेवा की दरकार लंबे समय से बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में डेंगू के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू से अब तक कोटद्वार में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से श्रीनगर, यमकेश्वर और कोटद्वार में अलग से डेंगू कंट्रोल रूम बनाया गया है। अस्पताल में अब किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेने खुद डीएम पौड़ी भी कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान डीएम पौड़ी ने डेंगू से 3 लोगों की मौत के स्पष्ट कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हम लोगों ने 3 कंट्रोल रूम्स, जो हमारे 3 मेजर स्टेशन हैं, यमकेश्वर, श्रीनगर और यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम में जो इम्प्रूवमेंट किए जाने उसके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ACMO को यहाँ पे हम लोग डिप्यूट कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। सिमिलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को कंट्रोल रूम का नोडल बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 1100 से ज्यादा लोग डेंगू होने के बाद ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोविड की तरह पोस्ट डेंगू के सिम्टम्स मरीजों को परेशान कर रहे हैं, जिसका सीधा असर किडनी और लिवर पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस साल 1500 से ज्यादा मरीजों को डेंगू हो चुका है, जिसमें से 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो गए हैं। लेकिन डेंगू ठीक होने के बाद भी मरीज पोस्ट डेंगू सिम्टम्स से परेशान हैं, जिसमें कई मरीजों को बदन दर्द, पेट दर्द और सिर दर्द के साथ ही कमजोरी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मरीज इस तरह की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये सब डेंगू से ठीक होने के बाद हो रहा है, इसलिए सही खान पान बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये दिक्कतें हो रही है, काफी टाइम तक हो रही है। वीकनेस बहुत ज्यादा है, पैरों में दर्द है, तो ये समस्या बहुत अभी हो ही रही है, काफी टाइम तक हो रही है। पेट में भी काफी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा, कमजोरी है, कमजोरी काफी टाइम तक रह ही रही है। थकान रह रही है, लोगों को थकान लगेगी, पेट में दर्द हल्का हल्का रहता है। बेसिकली जब वीकनेस आती है, प्लेटलेट डाउन, हमारे प्लेटलेट काउंट जब डाउन जाएंगे तो वीकनेस तो एक बार आएगी। जब बॉडी रिकवर करेगी देन धीरे धीरे बॉडी रिकवर होगी। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, अच्छी डाइट लेनी है। वहीं स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है कि डेंगू के एडवाइजरी का पालन करें। किसी को भी प्लेटलेट्स की जरूरत होने पर ही प्लेटलेट्स चढ़ाई जाएं, क्योंकि ज्यादा प्लेटलेट्स चढ़ाने के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमने IMA को भी बोला है कि अनावश्यक प्लेटलेट जो है ट्रांसमिशन ना करें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर, और जब 10,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट ट्रांसमिशन करें, क्योंकि कभी कभार जो है ज्यादा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने से भी जान माल को नुकसान हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि डेंगू से रिकवर होने के बाद भी जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि उसके बाद भी मरीज को ठीक होने में समय लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून के अखबारों में छपा एक विज्ञापन चर्चा का विषय बन गया, और यह विज्ञापन देहरादून के SSP अजय सिंह का है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही जिले का चार्ज लिया। इस विज्ञापन को प्रॉपर्टी डीलर अमित ने छपवाया है, जिसमें पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ SSP को DIG बना दिया गया है। कांग्रेस ने इस विज्ञापन को मुद्दा बना लिया और सवाल उठाते हुए इसे सर्विस रूल का उल्लंघन बताया। मामले ने तूल पकड़ा तो SSP के PRO सेल ने केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद थाना नेहरू कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर अमित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ने भी उनके नाम से विज्ञापन दिया, उनका फोटो छपा है, तो वो भी गलत है। इसका मतलब उस बिल्डर से अधिकारी के मधुर संबंध होंगे,
और एक एसएसपी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो एक तो पद भी गलत लिखा है, डीआईजी तो है ही नहीं, वो तो एसएसपी भी नहीं है, केवल एसपी है। बड़े जिले का चार्ज मिल गया इसलिए हम एसएसपी कहते हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में हवन यज्ञ किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान से पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौके पर ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री जन्मदिन के मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गंगा में दूधाभिषेक किया और मां गंगा से प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रुड़की नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चमोली में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता अभियान और रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। नैनीताल के भवाली में भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया और पालिका ने पर्यावरण मित्रों को गिफ्ट भी दिए। अल्मोड़ा के रामलीला ग्राउंड में विश्वकर्मा की पूजा की गई, इसके साथ ही भजन कीर्तन भी गाए गए। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान विस्थापन नीति के विरोध में कार्मिक अनशन जारी है। 67 दिनों से तीर्थ पुरोहित उनके परिवार लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तरकाशी के डीएम ने बड़ेथी गांव में रात्रि चौपाल लगाई और लोगों की समस्याओं को जाना, कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक का 755वां सालाना उर्स शुरू हो गया है। मेहंदी डोरी रस्म के साथ ही मेला शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में आज से 2 दिवसीय चौमास फुहार कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, जिसमें कुमाऊनी परिधान में महिलाओं ने सकुन आखर गाई। देवभूमि में जो भी लोक पर्व मनाए जाते हैं वो सभी प्रकृति से जुड़े होने की सुंदर छवि प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह सर्दी के आगमन का प्रतीक है खतडुवा का पर्व। जानिए इसके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ की संस्कृति और परंपराएं अनमोल हैं। वैसे यहाँ कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन पशुधन को समर्पित पर्व खतडुवा कुमाऊं में हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे पशुओं की मंगल कामना का पर्व भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आरंभ में अश्विनी माह के पहले दिन खतडुवा मनाया जाता है। कामना करते खूब दही दूध हो हमारे घरों में, और जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है, बरसात का मौसम खत्म होता है। यही त्योहार इसी रूप में इसको मनाते हैं। जिस तरीके से होलिका दहन बनाई जाती है, होलिका जलाई जाती है, उसी तरीके से गोट से आग निकाल के एक जगह पे लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक जगह पे आग जलाई जाती है और खीरे वगैरह काटे जाते हैं, खीरा चढ़ाया जाता है और खीरा सबको बांटा जाता है आपस में। और खतडुवा पहाड़ में प्राचीन समय से मनाया जाने वाला त्योहार है। बरसात के मौसम की संपत्ति के समय यह साफ सफाई से संबंधित एक त्योहार है। इस दिन ग्रामीण सूखी घास का ढेर इकट्ठा करते हैं, जिसे खतडुवा कहते हैं। शाम के समय लकड़ियों की एक मशाल बनाकर जलाई जाती है और उसे जानवरों के कमरे में घुमाया जाता है और फिर खतडुवा जलाया जाता है। इसमें ककड़ी काट कर डाली जाती है और ककड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दौरान बच्चे और महिलाएं खासा उत्साह से इसे मनाते हुए नजर आते हैं। गाय की गौशाला को साफ किया जाता है और उसे पेट भर गायों को, पशुओं को पेट भर अनाज दिया जाता है, इसलिए इसको कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन करीब बच्चे तो बहुत ही उत्साह से इसको मनाते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं अनमोल हैं। यहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं के अलावा स्थान देवता, वन देवता तथा पशु देवता को भी पूजने का प्रावधान है, जिससे साबित होता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के कितने करीब हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम को अराघर पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के बच्चों के साथ पीएम मोदी का जन्म दिवस मनाया। सीएम ने बच्चों के साथ बर्थडे केक भी काटा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में बेसहारा बच्चे या एक अभिभावक वाले बच्चे रहते हैं। सीएम ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें फल, जूते, ट्रैक सूट भी दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो मैं उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। और उत्तराखंड के साथ उनका जो एक रिश्ता है, एक कर्म मर्म का रिश्ता है, लगाव है, इस नाते आज उत्तराखंड के अंदर प्रातःकाल से ही लोगों में एक उत्साह, उमंग और जोश उनके जन्म दिवस को मनाने को लेकर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम समेत मंदिर समिति के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और यज्ञ हवन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र के साथ देश के सुख समृद्धि की कामना की गई। पूजा अर्चना में मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान बद्री विशाल की महाअभिषेक पूजा संपन्न की। वहीं गंगोत्री धाम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा और मां गंगा की आरती करके प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।